हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो है इंग्लिश फॉर आरजेएस। इसके अंदर हम ऐसे राइटिंग, ईडीएम, वोकैब वगैरह जितना भी कोई पॉसिबल चीज़ है वो सब कवर करवाएंगे। जो हमारे ऐसे होंगे ना इसके अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 वर्ड्स के होंगे, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना ऐसे राइटिंग का, वो 600 वर्ड्स का आता है। 600 वर्ड्स के बाद आप उसको 400 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके 400 या 450 वर्ड्स के आते हैं। एक 20 नंबर का आता है, एक 15-15 नंबर के आते हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लो। जैसे ही आपके इंग्लिश एसेस खत्म हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद हिंदी एसेस भी आने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है, लॉयर्स रोल इन स्पीडी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो इसका मैंने 600 वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ और आप कोशिश करना है कि इसको एज इट इज़ याद करने की, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो हो सकता है शायद ग्रामेटिकल एरर्स या सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आए। देखो, द बार एंड द बेंच आर सेट टू बी द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ जस्टिस। बार और बेंच, ठीक है, ये दोनों, बार काउंसिल एंड द जुडिशरी, बेसिकली बेंच इज द जुडिशरी। दे आर सेट टू बी द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ जस्टिस। जस्टिस एक गाड़ी है, उसका वो चैरियट बेसिकली गाड़ी होती है, उसके दो व्हील्स हैं हमारे, बार एंड बेंच। दे आर सो इंटरलिंक्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ देम नो जुडिशरी कैन फंक्शन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक साथ पैरेलल चलते हैं ये दोनों के दोनों। वेन दे क्लेम क्रेडिट फॉर द अचीवमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दे शुड ऑल्सो शेयर ब्लेम इक्वली फॉर इट्स ड्रॉबैक, एस्पेशली द लैक ऑफ चीप एंड स्पीडी जस्टिस डिलीवरी। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जब बार एंड बेंच जब कोई अचीवमेंट हासिल करता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस के, तो वो बहुत कहता है कि हाँ, ये लॉयर्स की मदद से हुआ है, ये जुडिशरी ने इतना बड़ा वो करा, गोल हासिल करा है। तो जब ये अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हैं, तो ये ड्रॉबैक्स भी शेयर करें, ये ब्लेम भी लें अपने ऊपर कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो स्पीडी नहीं है, वो स्लो है, वो स्टैग्नेंट है। ठीक है, द बार इज ऑल्सो हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, फॉर द कॉस्ट एंड फॉर द करप्शन इन द सिस्टम। बार शुड बी या शुड ऑल्सो बी हेल्ड लिख दो, या इज ऑल्सो हेल्ड लिख दो, एक ही बात है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, बार जो है हमारा, जो लॉयर्स हैं बेसिकली, वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर डिले हो रहा है, जो एक्सपेंसिव बनता जा रहा है, जो करप्शन होती जा रही है, हम लॉयर्स उसके लिए जिम्मेवार होने चाहिए। Without any appropriate reform in the legal profession, there cannot be a meaningful reform for the better and timely delivery of justice. जब तक लीगल प्रोफेशन के अंदर हम कोई अप्रोप्रिएट रिफॉर्म नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जस्टिस में एक बेटर और एक टाइमली डिलीवरी के लिए कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉयर के बारे में। लॉयर इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द लिटिगेंट एंड द जुडिशरी। एक लॉयर एक ऑफिसर होता है कोर्ट का, उसका बिहेवियर कोर्ट के प्रति, अपने फेलो लॉयर्स के प्रति और अपने क्लाइंट्स के प्रति एकदम डिग्निफाइड होना चाहिए, कोर्डियल होना चाहिए और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ताकि जो जो इसका एक तरह से ऑरा है वो रिफ्लेक्ट करे। ये जो डिग्निफाइड, कोर्डियल, जो डिसिप्लिन्ड जो ऑरा है इसका, वो रिफ्लेक्ट करे इसके प्रोफेशनल और पर्सनल इंटेग्रिटी एंड एबिलिटी में। उसकी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि अपने क्लाइंट का केस स्ट्रेंथन करे, बल्कि उसकी ड्यूटी ये भी है कि वो कोर्ट्स को असिस्ट करे, ताकि कोर्ट्स एक अप्रोप्रिएट डिसीजन पे अराइव हो। ठीक है, उसकी मदद करे कोर्ट की वो। हेंस एन एनलाइटेंड एंड एक्टिव रोल ऑफ द लॉयर इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जो है रॉस्को पाउंड की थ्योरी थी। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज इंडिस्पेंसिबल। सॉरी, तो यहाँ पे लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉयर्स अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे तो कोर्ट अपना काम सही नहीं कर पाएगा। अगर कोर्ट सही काम नहीं कर पाएगा तो जो जस्टिस है वो टाइमली नहीं मिल पाएगा और फेयरली नहीं मिल पाएगा और एक प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। With the increased number of the pending cases and their slow disposals, they are now considered to be the main grounds of the delay in justice delivery. सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इन कैटिना ऑफ डिसीजन हैज लेड डाउन दैट स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट दैट इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैटिना मतलब कई सारी डिसीजन, प्लेथोरा भी कह सकते हो आप, प्लेथोरा ऑफ डिसीजन, कुछ भी कह सकते हो आप।
ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस, जो कि अब अचानक से इतने सारे चेंजेस आए हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, कंप्यूटर का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, बहुत कुछ इन्हेंस हुआ। सारे प्रोफेशंस, all professions including the legal profession have been compelled to rethink about their methods, their procedures, their techniques of the delivery of services and management। कैसे सर्विस डिलीवर करनी है, कैसे हमारा अपना मैनेजमेंट करेंगे, टाइमली धीरे धीरे लोग अपने प्रोसीजर्स को, अपने मेथड्स को, अपने टेक्निक्स को चेंज करते गए। ठीक है, लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है। पीपल हैव बिगन टू थिंक दैट इवन द कोड ऑफ एथिक्स, even the code of procedures, even the code of methods of disciplining these erring lawyers are to be reworked। अब लोगों ने सोच लिया है कि भैया जो जितने भी लॉयर्स हैं, इनके जो प्रोसीजर्स हैं ना, इनको डिसिप्लिन में रखने के लिए उन प्रोसीजर्स में चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि लॉयर्स आर नॉट डिसिप्लिन्ड राइट नाउ। इफ दे आर डिसिप्लिन्ड देन दे डू देयर वर्क एफिशिएंटली, एंड इफ दे डू देयर वर्क एफिशिएंटली तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, हमारा जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन पे अराइव होगा जल्द से जल्द, और इससे क्या होगा, हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें रिफॉर्म्स आएंगे। तो गांधी जी कहते हैं ना कि हमेशा बेस लेवल पे हमें वर्क करना चाहिए, टॉप लेवल अपने आप सही हो जाता है। तो बेस लेवल क्या है, हम लॉयर्स हैं। लॉयर्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन स्पीडी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अब आप बता दो कि क्या आपके सजेशंस हैं कि कैसे आप लॉयर्स को बोल सकते हो कि वो अपना काम सही से करें। ठीक है, फॉलोइंग सजेशंस आर मेड टू अवॉइड डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ तक आपके ना 400-300 वर्ड्स तो आराम से हो गए हैं, इसीलिए ना मैंने 3-4 पॉइंट्स डाले हैं कि जिसमें आप बताओ कि दीज आर माई सजेशंस, और उसके बाद कंक्लूजन करो, खत्म। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ पेंडिंग केसेस इज द एडजॉर्नमेंट्स sought by the advocates and granted by the courts। एडजॉर्नमेंट्स अगर आप फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर लेते हो, अनरीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर लेते हो, तो वो नहीं लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा और स्टाइल मारना चाहते हो तो सीपीसी के जो ऑर्डर्स हैं जिसमें एडजॉर्नमेंट्स की बात कर रखी है वो डाल दो कि लॉ ये कहता है कि एडजॉर्नमेंट्स इतने ही मिले, सिर्फ 3 मिलती है ना एडजॉर्नमेंट्स, वो 3 एडजॉर्नमेंट्स ही मिले, और वो भी बहुत ही जस्ट एंड रीजनेबल जेन्युइन रीजन के ऊपर मिलनी चाहिए। फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर, अनरीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर ना मिले। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल दैट द लॉयर शुड नॉट सीक एंड द कोर्ट शुड नॉट ग्रांट एडजॉर्नमेंट्स इन अ रूटीन मैनर, एंड इवन इफ दे आर ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल केसेस द रीजन देयर ऑफ शुड बी रिकॉर्डेड, एंड इन अप्रोप्रिएट केसेस द पार्टी सीकिंग द एडजॉर्नमेंट शुड बी सैडल्ड विद हेवी कॉस्ट। और अगर आपने एडजॉर्नमेंट मांगी है, फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे मांगी है, अनरीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर मांगी है, तो एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगा दो ताकि आगे हिम्मत ना करें ये लोग कोर्ट का टाइम बर्बाद करने की और एडजॉर्नमेंट्स लेने की। आगे बात करते हैं। समटाइम्स द लॉयर्स गो ऑन स्ट्राइक, दे बॉयकॉट द कोर्ट्स which also causes hindrances in the speedy disposal of cases. The lawyers are not entitled to go on strike. They do not have the right to strike. ठीक है, इससे कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा, आपके क्लाइंट्स का टाइम बर्बाद होगा। क्या आपको ये शोभा देता है कि आप अपने क्लाइंट्स का टाइम बर्बाद करो और जो अपने प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसका अपमान करो? नहीं। ठीक है, these lawyers are not entitled to go on strike or give a call for boycott, not even on a token strike। कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। The courts are not obliged to adjourn the cases on these grounds. Lawyers should boldly refuse to abide by any such calls for strikes and boycotts। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, जो ओकेजनल स्टोरीज देखी है हमने लॉयर्स की, वो मीडिया में फाइट करते रहते हैं पुलिसमैन से। मतलब मीडिया वाले क्या दिखाते रहते हैं ना कि पुलिस और वकीलों की हुई लड़ाई, देखिए क्या हुआ है। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ओकेजनल स्टोरीज देखी है हमने मीडिया के अंदर, लॉयर्स लोग क्या करते रहते हैं, लॉयर्स लोग पुलिसमैन के साथ लड़ते रहते हैं ना, वकीलों और पुलिस की लड़ाई हुई, आपने 30,000 कोर्ट का इंसिडेंट देखा ही होगा, है ना। तो और या फिर ये मिसबिहेव करते रहते हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के होते हैं। ये इनके जो ये एक्ट है ना, ये जो छोटी मोटी जो ये लड़ाइयाँ करते रहते हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। दे आर बीइंग इग्नोर्ड एज ट्रिफलिंग एक्ट्स, but they are not seriously taken, and they should be seriously taken as a symptoms of a disease causing malfunctioning of a judicial system itself. So for the sake of speedy justice delivery system, such practice should be avoided। clear हो गया? okay, fourth point, देयर शुड बी कंपल्सरी अप्रेंटिसशिप, यानी कि इंटर्नशिप इनकी कंपल्सरी लगनी चाहिए। इनको लाइसेंस देने से पहले इनकी कंपल्सरी ट्रेनिंग हो ताकि ये बहुत ही स्किलफुल आए जब भी कोर्ट के अंदर आए। ठीक है, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। बार एग्जामिनेशंस एंड स्क्रीनिंग, कंपल्सरी अप्रेंटिसशिप, ये सब होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स बाय द लॉ ग्रेजुएट्स।
that will increase their skills and efficiency, which will ultimately become the main reason for the speedy justice. ठीक है, आगे देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ द बार एंड द बेंच शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अवेलिंग वेकेशंस. वकील लोग, जज साहब जितने भी है, छुट्टियों में मनाने शुरू कर देते हैं. भाई आपको पता ही इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो आपको ना ये वेकेशंस और हॉलीडेज वगैरह नहीं लेनी चाहिए. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द बेंच एंड द बार शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अवेलिंग वेकेशंस एंड हॉलीडेज, कीपिंग इन व्यू द ह्यूज pendency of cases in which the litigants are waiting for decades for the disposal of the cases. ऐसे केसेस पहले निपटा लो जिसके अंदर जो लिटिगेंट्स हैं कई दसों सालों से बैठे हुए हैं कि हमारा केस कब जाके कंक्लूड होगा. इतने पेंडिंग केसेस हैं, तो उस हिसाब से ना वेकेशंस वगैरह, हॉलीडे वगैरह ना लाओ और काम में ज़्यादा ध्यान दो. अब आ जाता है कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 590 या 600 वर्ड्स पहुँच चुके हैं. नाउ दिस इज द हाई टाइम, rather the time has arrived which demands to reform the system as suggested above. To come out of the aforesaid shortcomings, it required joint efforts of the legislature, the executive, the judiciary, so that the speedy justice may be administered. तो यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है. अब बात करते हैं हम कुछ idioms and phrases के बारे में. सबसे पहले idiom phrases. एक्यूलेस हील. एक्यूलेस हील आपने बहुत बार सुना होगा. दिस इज द मेन वीक पॉइंट. इस लड़के का एक्यूलेस हील क्या है? अब रावण का एक्यूलेस हील क्या था? उसकी नाभि में जब तीर पड़ता वो उसका एक्यूलेस हील था. तो विभीषण ने एक्यूलेस हील बताया राम को. ठीक है, तो दैट्स एन एक्यूलेस हील. बेसिकली एक्यूलेस की हील में अगर पैर मारते, तो तीर मारते या फिर उसको मारते, तो वो बेसिकली मर जाता. एक्यूलेस हील की कहानी बताता हूँ आपको मैं. एक्यूलेस नाम का एक लड़का होता था, उसको वरदान मिला था कि उसकी पूरी बॉडी, अगर उसकी मदर जो है वो पानी में डुबो देती है तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी. अब मदर ने ना हील से उसको पकड़ के डुबो दिया था. तो हील वाला पॉइंट जो था ना, वो मेन वीक पॉइंट था, जो कि अभी वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं हुआ था. ओके, चलिए आज शुरू करते हैं. आगे, ऐड फ्यूल टू द फायर टू मेक कन्वर्सेशन मोर इंटेंस. वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? देखा, थर्ड पर्सन. तुम आग में ना घी मत डालो, तुम इनकी और लड़ाई भड़का रहे हो. तो दैट्स एन एडिंग फ्यूल टू द फायर टू मेकिंग कन्वर्सेशन मोर इंटेंस. नाउ दैट्स एन आर्म चेयर जॉब. एक बार आपको जुडिशरी में अगर नौकरी मिल जाए, तो पोस्टिंग हो जाए आपकी, दैट्स एन आर्म चेयर जॉब. गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट. बहुत कंफर्ट है आपके पास, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, लग्स मस्त जिंदगी है. तो दैट्स एन आर्म चेयर जॉब. नाउ एन एक्स टू ग्रिंड. वो अपनी कुल्हाड़ी घिस रहा था. कुल्हाड़ी घिसना मतलब ही इज प्लानिंग समथिंग टू डू सेल्फिश, टू डू समथिंग फॉर अ सेल्फिश रीजन. उसने तो अपना ही फायदा उठाना है ना, वो तो अपनी कुल्हाड़ी घिसेगा ही. आपने देखा होगा, ये कहानी सुना होगा, है ना. दैट समथिंग डन फॉर द सेल्फिश रीजन्स. टू सिट इन अ जुडिशरी एग्जामिनेशन वी नीड एन आयरन विल, अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में विश्वास, पूरा विश्वास. ठीक है, आगे देखते हैं. एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर. यंग कंधों पे ओल्ड हेड. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? एक अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्डर पर्सन. देखें ना, छोटी सी उम्र में काफ़ी लोग मेच्योर ज़्यादा हो जाते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा ही मेच्योर होते हैं, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो ही इज़ एन ओल्ड हेड विद ऑन अ यंग शोल्डर. जस्ट एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. ओके, आगे बात करते हैं. ऑलिव ब्रांच. ऑलिव ब्रांच मतलब होता है पीस ट्रीटी, शांति की जो प्रस्तावना रखते हैं उसे कहते हैं ऑलिव ब्रांच. What's the matter in controversy? What's the matter of disputes? What is the apple of discord? That's the apple of discord between two brothers. Property. The property is the main apple of discord between the two brothers. है ना. आगे आता है apple of one eye. Oh my God, my younger brother is an apple of everyone's eye in our family. He's very lovable. He's very dearest. ठीक है, तो वो पॉइंट डाल सकते हैं आप. आगे, apple pie order. In his room, everything is in apple's pie order, in a very good condition. ओके, नाउ एट अ लॉस. आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ लॉस की बात हो रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही, कोई घाटे में जा रहा है क्या. नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि ना आप कंफ्यूज होते हो. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग. यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें. नॉट एबल मत यूज करना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. यू आर अनेबल लिख दो आप. कभी भी नॉट के साथ एबल नहीं आता, अनेबल लिख दो. यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग. ओके, आगे बात करते हैं. एट अ पिंच. एट अ पिंच मतलब इन अ ट्रबल. ही इज एट अ पिंच राइट नाउ, इज इन वेरी ट्रबल. ठीक है, तो एट अ पिंच मतलब इन अ ट्रबल. आगे, एट आर्म्स लेंथ. वन हैंड डिस्टेंस बना के रखो तुम मेरे से दूरी बना के रखो तो ही अच्छा है ना.
दैट्स अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, डोंट बी टू फ्रेंडली विद मी, हाँ ओके, बी इन योर लिमिट्स, कैसे बोल सकते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, अ डैगर्स ड्रॉन टू हैव अ बिटर एनमिटी, मी एंड राम या मी एंड राहुल आर अ डैगर्स ड्रॉन, वी आर टोटली अपोजिट विद ईच अदर, ठीक है, वी हैव अ बिटर एनमिटी, ठीक है, अ डैगर्स ड्रॉन टू हैव अ बिटर एनमिटी। एट ईज, ही इज एट ईज राइट नाउ, देखो एट ईज मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी, एट ईज जेंटलमैन्स स्टैंड एट ईज, अपनी ये फ्रीली हो जाओ एकदम, ठीक है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी। ओके, एट वंस फिंगर स्लिप, सब चीज़ याद है मेरे को, उंगलियों पे याद है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो ये आ गया एट वंस फिंगर स्टेप। आगे आता है एट वंस विट्स एंड, अब ये जो था हमने एट अ लॉस से पढ़ा था, और एट्स वंस विट्स एंड, ये दोनों दोनों सेम ही है, इसमें भी आप कंफ्यूज ही हो रहे हो और उसमें भी आप कंफ्यूज ही हो रहे हो, ठीक है, थोड़े से सिनोनिमस कह लो आप। एट सिक्सेस एंड सेवन्स यानी कि इन डिसऑर्डर, और एप्पल पाई ऑर्डर था, हमने पढ़ा था ना अभी, एप्पल्स पाई ऑर्डर इन अ गुड कंडीशन, और इसका उल्टा हो गया, ये हो गया एट सिक्सेस एंड सेवन्स यानी कि इन डिसऑर्डर्स। एट स्टेक, माई हाउस इज द स्टेक, डोंट मेक मी फूल, एट रिस्क, मेरा घर दाव पे लगा हुआ है, ठीक है। एन ओल्ड फ्लेम, हाँ ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम होता है आपका पास्ट रिलेशनशिप जो बहुत ही रोमांटिक था, बहुत ही प्यारा था, तो दैट ही इज़ एन ओल्ड फ्लेम, शी इज़ एन ओल्ड फ्लेम राइट नाउ, शी इज़ अ हिस्ट्री, ऐसे ही बोल सकते हो आप, शी इज़ अ हिस्ट्री, ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम। ओके, चलो बात करते हैं वोकैबुलरी के शब्द। देखो 5 शब्द लेकर आया हूँ आपके लिए, 4 सिनोनिम है और एक उसका एंटोनिम है। एमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट पर्सनैलिटी का मतलब होता है फेमस एंड इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वीआईपी पर्सन, ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी। एमिनेंट ज्यूरिस्ट कहते हैं ना, एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड मतलब बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही पावरफुल लेवल पे, ये एमिनेंट, एग्जॉल्टेड, एम्प्रेसिव, तीनों से नॉनिम्स हैं, ठीक है। एग्जॉल्टेड एट अ हाई और अ पावरफुल लेवल। इम्प्रेसिव, टू होम यू आर एडमायरिंग, जिसको आप एडमायर करते हो ना, जैसे एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन को एडमायर करते हो तो वो आपके लिए इंस्पायरिंग होता है, ठीक है। ओके, अगला आता है डिस्टिंग्विश। देखो डिस्टिंग्विश, एक तो डिफरेंस होता है डिस्टिंग्विश करना, बट डिस्टिंग्विश मतलब डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी हो गई, वेरी सक्सेसफुल एंड द पर्सन दैट कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है, वो हो गया डिस्टिंग्विश। तो ये 4 हो गए सिनोनिम्स, और इसका एक हो गया एंटोनिम, इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है नॉट ईजिली नोटिस, ओह तुम भी थे यहाँ पर, मैंने तुमको गौर नहीं करा, यू आर एन इनकॉन्स्पिशियस पर्सन फॉर मी राइट नाउ। ओके, तो ये हो गया। तो आज के टॉपिक हमारा इंग्लिश का खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।